तो लास्ट क्लास में गार हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। गार पे जिसका मूड हुआ, कोई ऐसा केस हुआ बीच में इस तरह का, ये वाला हमने केस देखा था ना, ये वाला सीजीटी अवॉइडेंस, इस तरह का कोई केस और हुआ तो हो सकता है गार पे क्वेश्चन आ जाए। तो गार एक बार पढ़ लेना, पढ़ा दिया मैंने आपको। अब आगे देखते हैं और क्या क्या हमारे पास एक्ट है जो हमने पढ़े हैं, जो डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा सा एक्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग तो आपको पता ही है क्या होती है, ठीक है, वो हमने डिटेल में देख लिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, टू कंट्रोल इट। तो उसमें तो सारी चीजें आ जाएगी, आपका गार वार सब कुछ। तो पीएमएलए देखो ये डील किससे करता है, मनी लॉन्ड्रिंग, स्पेशली यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, ब्लैक मनी, ठीक है। तो इसके साथ जो आपकी बॉडी डील करती है उसको कहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जैसे आपके करप्शन के केसेस वगैरह सीबीआई करती है ना उनकी, ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी करती है। लेकिन जो आपका पीएमएलए में जो बॉडी आपकी डील करती है इसके साथ, वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी बोलते हैं उसे, ईडी, ठीक है। ये याद रखना है एक तो पेपर के लिए। दूसरा क्या है, ये 2002 में आया था, लेकिन उसके बाद ये 2005 में अमेंड हुआ, 2009 में अमेंड हुआ, 2012 में अमेंड हुआ, 2019 में अमेंड हुआ। क्यों अमेंड हुआ होगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग करने के नए नए तरीके आए होंगे, तो वो सारे तरीके इसमें डाले गए होंगे कि इनमें से कोई भी अगर तरीका यूज किया जाता है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग माना जाएगा। क्योंकि 2005 में हमें पता नहीं था कि कौन किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, फिर 2009 में कुछ एक्स्ट्रा पता चला, फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा पता चला, फिर हमें और ज्यादा पता चला, आगे और पता चलेगा तो और अमेंड कर देंगे। मतलब नए नए तरह के क्राइम जो होते गए वो हम इसमें डालते गए कि ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, ठीक है। 15 लेक्चर हो, 15 से 20 लेक्चर और होंगे कंप्लीट होने में इकोनॉमी, ठीक है। मेरा टारगेट है 15 जुलाई से पहले कंप्लीट करने का, ठीक है। तो क्या आप देख लेते हैं क्या चीज है ये, ठीक है। दी पीएमएलए seeks to combat money laundering in India and has three main objective। ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने के पड़ेंगे मेंस के लिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, थ्री मेन ऑब्जेक्टिव, तीन ही मेन ऑब्जेक्टिव है इसके। टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। सेकंड, अगर मनी लॉन्ड्रिंग से कोई प्रॉपर्टी कमाई हो तो उसको सीज करना, टू कॉन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॉन्डर्ड मनी। अगर पता चलता है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा कमाया और उससे ये सारी प्रॉपर्टी आपने बनाई है तो वो सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट इज टू डील विद एनी अदर इशू कनेक्टेड विद मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि हमें कुछ चीजें नहीं पता होती है कि इस तरह से भी मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। तो अगर कोई ऐसा इशू है जहाँ पे हमें लगता है कि हमने इंक्लूड नहीं किया था और इसकी हेल्प से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, तो वहां पे भी आपका ईडी ये एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव, वी हैव टू रिमेंबर ओनली दीस थ्री ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो तीन ऑब्जेक्टिव लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ओके। ये है आपका मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। पीएमएलए 2002 बोलते हैं इसे, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में इसको पीएमएलए 2002 बोलते हैं, ठीक है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, समझो आप इसको। जैसे मान लो ये आपकी, आपने स्टारबक्स की कॉफी पी होगी,
बाहर की है कंपनी, ठीक है, मान लो कि कोई भी आप स्टारबक्स छोड़ो, आप कोई भी कंपनी मान लो, एक पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करने से बैठा है, यहाँ पे कोई भी आपकी कंपनी, कंपनी एक्स, पता चले मैंने यहाँ पे स्टारबक्स को टारगेट किया, आप कॉफी पीना बंद कर दो, उसकी भी पीते हैं, जब ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट पे होते हैं इसके काउंटर, तो वहाँ पीते हैं, तो आपका नाम लिख के देते हैं उस पर, तो होगा ना उसका काम, उस पर नाम लिख के देते हैं, वही थोड़ा सा चेंज करने के लिए कि हाँ भाई आपने नाम लिखा, आपने स्टारबक्स की कॉफी पी, कई लोग फिर उसको इंस्टाग्राम पे चढ़ा देते हैं। तो कंपनी एक्स है, बाहर की कंपनी, ठीक है, ये कुछ भी चीज बनाती है, मान लो यहाँ पे कॉफी की है, इसको प्रॉफिट होगा, ये क्या करती है, ये कंपनी जो है किसी एमएनसी कोई बाहर ऑपरेट करती है, उसकी सब्सिडियरी है, फॉरेन में कोई एमएनसी है उसकी सब्सिडियरी है, उसने इंडिया में एक खोल रखी है, अपनी एक खोल लेते हैं ना ब्रांच एक इंडिया में। अब इसको प्रॉफिट हुआ तो क्या करेगी, अलग अलग टैक्स हेवंस में, इस एमएनसी ने अलग अलग टैक्स हेवंस में आपकी टैक्स हेवन वन, ऐसे टैक्स हेवन टू, टीएच मतलब टैक्स हेवन, टैक्स हेवन थ्री, टैक्स हेवन फोर, टैक्स हेवन फाइव, फाइव हो सकते हैं, सिक्स हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, तो टीएच है आपका टैक्स हेवन। देखो पहले ही वो एमएन, देखो आप ध्यान रखो इस बात को कि आज नहीं बनाएगी वो शेल कंपनी, पहले से बना के चलती है, उसको पता है आगे क्या होने वाला है, तो वो ये बड़े लोग गेम खेलते हैं इसमें, पहले से वो शेल कंपनी फॉर्म करके रखते हैं, ऐसा नहीं है जब फंस गए तब शेल कंपनी बनाएंगे, नहीं, जैसे जो आपके जिनका सिलेक्शन होने वाला होता है, जो सेलेक्ट होते हैं बच्चे, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो पेपर की डेट का वेट नहीं करते कि कब कब आपका नोटिफिकेशन आएगा, कब हम पढ़ेंगे, जिनका सिलेक्शन होने वाला होता है वो शुरू से ही अपनी तैयारी रखते हैं, ठीक है, तो वो ये वेट नहीं करते कि कब नोटिफिकेशन आएगा हम कब पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक तो काफी देर हो गई होती है। मैंने देखा है काफी बच्चों को जो तैयारी करके बैठे हुए थे, टॉप किया है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कभी ये नहीं देखा, कहते हैं ना निष्काम कर्म, ये एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म में डीड्स विदाउट वरिंग अबाउट फ्रूट्स। कई लोग क्या होता है रोज अपने नंबर जोड़ते हैं कि इसमें इतने ले आएंगे, इसमें इतने ले आएंगे, ऐसे सेलेक्ट हो, नहीं ऐसे नहीं होता, आप कर्म करो, अगर आपने सही में पढ़ाई की है यू विल गेट सेलेक्टेड, ठीक है, तो निष्काम कर्मा आपकी लाइफ का मोटो मोटो जो होना चाहिए, निष्काम कर्मा होना चाहिए, क्योंकि देखो आपके हाथ में मेहनत करना है, फ्रूट्स आपके हाथ में नहीं है, फ्रूट्स किसी के हाथ में नहीं, बट वर्किंग हार्ड इज इन योर हैंड्स, तो आप ये वेट मत करो कि कब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप तैयारी करोगे, आप तैयारी करते रहो, ठीक है, तो समझो ट्रांस ये आपका बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, ये एमएनसीज जैसे ये कर रही है ना कर्म, एमएनसीज इनको पता रहता है कि आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए पहले ही अपने कर्म कर रही है, शेल कंपनी बना रही है, तो यहाँ पे से एक शेल कंपनी बना रखी है, यहाँ पे शेल कंपनी बना रखी है बहुत पहले से, कॉफी बाद में खोली होगी, पहले शेल कंपनी पहले से बना के रखते हैं ये हर जगह पे, कि कभी ना कभी तो ये काम आएगी। अब क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा तो ये क्या बोलेगा कि मैंने यहाँ से ये किसी टैक्स हेवन में, ठीक है, मान लो आपका केमन आइलैंड में ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में मान लो, इस तरह से ये आपकी अलग अलग टैक्स हेवंस में ये आपकी, ये बोलेगा इससे मैंने रॉ मटेरियल लिया था, तो उसके बदले मैंने इसको इतना पैसा दे दिया, इससे बोलेगा इससे मैंने कॉफी मशीन ली थी, बोलेगा इससे मैंने लोन लिया हुआ है, इससे लैंड ली हुई है, इससे टेक्नोलॉजी ली हुई है,
ऐसे करके क्या करेगा, मान लो इसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ये ऐसा दिखा देगा कि मेरे सारे 100 करोड़ इनको देने में चले गए, मैंने इनको दे दिया जिनसे मैंने कुछ भी उधार लिया था। तो अब 100 करोड़ के बजाय इसका क्या हो गया, 0 करोड़ प्रॉफिट हो गया। इसने 100 करोड़ के बजाय अपना कितना दिखा दिया, 0 करोड़ प्रॉफिट दिखा दिया, क्योंकि अपना प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट कर दिया है, इसको जो भी प्रॉफिट हुआ था वो अपना सारा प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट कर दिया, इन टैक्स हेवंस में। और आपको पता है टैक्स हेवंस में टैक्स लगता नहीं है, इसने सिर्फ नाम की बनाई हुई है, तो यहाँ इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, और ये सारा पैसा एमएनसी को मिल गया, इंडिया को कोई टैक्स नहीं मिला। तो क्या है, एक कंपनी खुली हुई है इंडिया में, इंडिया का जो टैक्स है उसका क्या हो गया, बेस इंडिया है उसका इरोजन हो गया, जहां पे टैक्स है लगना चाहिए था वहां तो इरोजन हो गया, और ये शिफ्ट कहाँ हो गया, टैक्स हेवंस में प्रॉफिट। इसलिए इसको बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, इस तरह से ये आपकी टैक्सेस को बचाती है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, समझ आ गया। तो ये ऐसे करके टैक्स हेवंस में अलग अलग कंपनी बना के अपना शिफ्ट कर देती है प्रॉफिट वहां पे। अब इससे इंडिया को तो नुकसान है ना भाई बहुत, हमें टैक्स मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, सही बात है, इसने इन सबको पैसा दे दिया तो 0 प्रॉफिट बन गई, अब हम इससे ले नहीं सकते टैक्स। लेकिन हमें ये पता है और नहीं भी पता कि यहाँ पे ये शेल कंपनीज है, तो बाद में पता चलता है, और इन शेल कंपनीज का मालिक वो एमएनसी है, तो इसने सारा 100 करोड़ प्रॉफिट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया अपनी टैक्स हेवंस पे। और टैक्स हेवंस पे शिफ्ट करने का मतलब है इसके खुद के पास शिफ्ट करना, क्योंकि सारी शेल कंपनीज तो इसकी है। तो इस तरह से आपने 0 प्रॉफिट बना के और आपने टैक्स को शिफ्ट कर दिया। अब ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो, इसलिए आपकी ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, 37 मेंबर कंट्रीज है इसके, ओईसीडी ने एक चीज शुरू करी है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। वहां पे ये देश आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन कि कहीं पे ये ऐसी प्रैक्टिसेस यूज की जा रही है कि ये टैक्स हेवंस वाले इस तरीके का यूज करके टैक्स बचाया जा रहा है। अगर ऐसा पता चलता है तो फिर इंडिया टैक्स लगा सकता है कि भाई आपने शेल कंपनी यूज करके टैक्स बचाया है तो ये गलत है, हम आप पे टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ओईसीडी हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया, ये इस तरह से टैक्स हेवंस में बनाई जाती है। ठीक है, शेल कंपनी। तो देखिए क्या होता है, आपको पेपर में तो ये लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेपर में वो डायग्राम आप बनाना चाहो बना देना, नहीं याद रहे तो ये लिखना है, बेस इरोजन एंड प्रोग्रेशन। और इससे किसका जन्म होता है, फिस्कल इंपेरियलिज्म का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो द टैक्स बेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज इरोडेड बाय शिफ्टिंग इट टू अदर कंट्रीज। ठीक है, BEPS give rise to fiscal imperialism, which means that third world countries are deprived of their tax income. वैसे आजकल हम थर्ड वर्ल्ड यूज नहीं करते, आजकल डेवलपिंग कंट्री यूज करते हैं। हुआ क्या था, जब आपका नाटो, वारसा, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर आपका शुरू हुआ था दोनों में, यूएस और आपका यूएसएसआर के बीच में, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ। ये हमारी इकोनॉमी का पार्ट नहीं है लेकिन आपको समझा देते हैं, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, तो यूएस ने नाटो ग्रुप बनाया था, ठीक है, और रशिया ने वारसा बनाया था, वारसा पैक्ट था। तो जितने रशिया के वो थे एलाइज, वो वारसा के मेंबर थे, नाटो वाले, तो जो नाटो के मेंबर थे उनको कहते थे फर्स्ट वर्ल्ड, ये वाले सेकंड वर्ल्ड,
और जो किसी में नहीं थे उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाता था। लेकिन अब आपका रशिया खत्म होती है, यूएसएसआर खत्म होते ही ये खत्म हो गया, सिर्फ नाटो बच गया है, वो भी आपका ऑफिशियली तो नहीं है, ऐसे ही है। तो यानी ये वाला सिस्टम जो है ये खत्म हो गया। तो आज की डेट में क्या है, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड, इस तरीके से इकोनॉमीज को, पहले क्या था ये ग्रुपिंग के बेसिस पे करते थे, आजकल किसके बेसिस पे करते हैं, इकोनॉमी के बेसिस पे। तो आजकल हम बोलते हैं डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, आजकल इकोनॉमी ने मेन रोल प्ले करता है। इकोनॉमी पहले ये क्या था, ये आपके मिलिट्री ब्लॉक बने हुए थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, और जो इन दोनों में से किसी में नहीं थे वो थर्ड वर्ल्ड कहलाते थे। ठीक है, तो फिस्कल इंपेरियलिज्म इसका रिजल्ट है, पेपर के लिए याद रखना, फिस्कल इंपेरियलिज्म किसका रिजल्ट है, आपके बीईपीएस। बीईपीएस इज यूज्ड फॉर टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग तो हो ही रही है, जो पैसा बचाया जा रहा है वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी यूज होता था, एज पर ओईसीडी रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग में आगे, स्टेप्स टेकन टू प्रिवेंट बीईपीएस। पहला तो आपका ओईसीडी है, automatic exchange of information between different countries so that such practices can be stopped, first thing. Second, FATF बनाया गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये किसके साथ डील करता है, मनी लॉन्ड्रिंग, याद रखना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 1989 में बनाया गया, आगे देखते हैं इसको डिटेल में। इसके सिर्फ दो ही काम है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, और कोई काम नहीं है इसका, सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। इसलिए इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, टेरर फाइनेंसिंग, टेररिस्ट को फाइनेंस दे। अब आप मनी लॉन्ड्रिंग करो, या आप टेरर टेरर फाइनेंसिंग दो, या फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग करके टेरर फाइनेंसिंग दो, हर केस में एफएटीएफ एक्शन ले सकता है, आपको ग्रे लिस्ट में डालेगा, उसके बाद आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा अगर आप नहीं मानते। और एक बार ब्लैक लिस्ट हो गए तो आपसे सारे जो देश हैं वो आपसे सारे रिश्ते तोड़ लेंगे, किसी तरह का आपके साथ कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रखा जाएगा, पॉलिटिकल रिलेशन नहीं रखा जाएगा, आपको किसी तरह का लोन वोन कुछ नहीं दिया जाएगा, एक बार आप ब्लैक लिस्ट हो गए। ब्लैक लिस्ट होने के बाद ये आप पे कंडीशंस पुट करता है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप उनको फुलफिल करते हो तो आप वापस से आपको ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाता है, फिर ग्रे लिस्ट में रखेगा कुछ टाइम, और ग्रे लिस्ट में भी अगर आप ठीक ठाक रहते हो तो फिर आपको ग्रे लिस्ट में निकालते हैं। बीच में इससे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ग्रे लिस्ट के बाद अगर आप एक बार ब्लैक लिस्टेड हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर सैंक्शंस लग जाते हैं उसमें, जैसे आपके ईरान पे सैंक्शंस लगाए ना यूएस ने, इस तरह के सैंक्शंस लग जाते हैं। और एक बार सैंक्शंस लग गए तो ना कोई देश आपसे सामान खरीदेगा, ना कोई देश आपको सामान बेचेगा, फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे, बहुत मुश्किल है। जैसे ईरान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कोविड में भी उसके लिए प्रॉब्लम हो गई थी, फिर बाद में चलो थोड़ा उसको रिलैक्सेशन दिया गया था, कोविड से रिलेटेड इक्विपमेंट आप कर सकते हो इम्पोर्ट, लेकिन उसकी वजह से उसको शुरू में तो काफी प्रॉब्लम हुई। तो सैंक्शंस अगर आप पे किसी ने लगा दिया, और ये तो चलो अमेरिका ने अकेले ने लगाया सैंक्शंस, उसने बोला अगर कोई और भी करेगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन फिर भी चाइना वाइना इससे करते हैं। अगर एक बार आप ब्लैक लिस्ट हो गए तो आपसे सारे देश जो है वो आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। ठीक है, तो वहां पे फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे होता नहीं है, सोशल बॉयकॉट कर देते हैं, अगर आपने दूसरी कास्ट में शादी करी तो सोशल बॉयकॉट कर देते हैं। सब पंचायत सुना होगा, कई बार आपके दोस्त आपका सोशल बॉयकॉट कर देते, इससे बात नहीं करते, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है, तो उसी तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका बीईपीएस, बीईपीएस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एफआईटीएफ देखो, एफआईटीएफ क्या है, फॉर्म्ड बाय G7 कंट्रीज। ठीक है, G7 कंट्रीज में कौन सा आता है, यूएसए, यूके, जापान, इटली, फ्रांस, कनाडा एंड जर्मनी। अगर G8 होगा तो उसमें रशिया भी, ठीक है, रशिया को बाद में इंक्लूड किया गया, अभी हटा दिया उसको यूक्रेन की वजह से, क्रीमिया क्राइसिस जो है। इन 1989 टू फाइट विथ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंस। ठीक है,
इसको सपोर्ट कौन करता है? इट हैज बीन प्रोवाइडेड सपोर्ट बाय OECD कंट्रीज। OECD कंट्रीज 37 मेंबर कंट्रीज है, वही इसको सपोर्ट करती हैं और वही इसको सेक्रेटरीट प्रोवाइड कराती है पेरिस फ्रांस में। एट प्रेजेंट इट हैज 39 मेंबर्स, जिसमें 37 तो आपके कंट्रीज हैं और 2 आपकी रीजनल ग्रुप्स हैं, यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, तो 37 प्लस 37 मेंबर कंट्रीज और 2 ये ग्रुप है। तो ये है आपका FATF। FATF याद रखना प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, कि कितने मेंबर है, कहाँ सेक्रेटरीट है, ये आपको पता होना चाहिए। मेंस में नहीं पूछेगा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रीलिम्स में पूछेगा आपसे। ठीक है, OECD देख लो, ये वैसे आपको खुद पढ़ना चाहिए OECD वगैरह, लेकिन ये आप मैं पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ टर्म्स आती हैं ये हमारे उसके लिए, ये तो हमें पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज एन इंटर गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट ने मिलकर बनाई है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विद 37 मेंबर कंट्रीज, फाउंडेड इन 1961 टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड, देखो इसका नाम ही क्या है, इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। लेकिन अगर आपका मनी लॉन्ड्रिंग होगी और आपका डेवलपिंग कंट्रीज का टैक्स बेस इरोड होगा, टैक्स बेस इरोड होगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा? इसलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वही पेरिस फ्रांस में, जहाँ FATF को भी इसने दिया हुआ है। जैसे मैं एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मैं FATF को भी बोलूँ कि तू भी यहीं पे अपना फंक्शनिंग कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से आपका OECD भी आपको याद रखना है, कितने मेंबर है और कहाँ पे इसका सेक्रेटरीट है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना। ठीक है, ये आपका हो गया OECD। नाउ नेक्स्ट इज FATCA, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, ये हमने पढ़ा था वहां पे। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, ये हमने US के साथ किया है कि अगर कोई भी हमारे यहाँ का सिटीजन US में आपका इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी इंडियन US में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन US हमें देगा, और US का कोई सिटीजन अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन हम US को देंगे। ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि भाई हमारे यहाँ के सिटीजन ने बाहर इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि हम उस पर भी ओवरसीज भी लगा सकते हैं टैक्स। ठीक है, क्या मालूम वो पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो, US के थ्रू जा रहा हो, वो शेल कंपनी बना रहा हो। तो ये किसका एग्रीमेंट है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द US गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, US ने किया है, ये हमारे साथ है, तो इसको फटका बोलते हैं। अंडर दिस एग्रीमेंट द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज will provide information of investment by Americans in their countries to the revenue authorities of US and vice versa। तो इंडिया से किया है और बाकियों से भी किया है US ने। तो इंडिया से किया है तो इंडियंस जितने US में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन US हमें देगा, और जितने US सिटीजन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन US को देगा। इसे ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हो। इससे आपको पता रहेगा कि कितने लोग आपके यहाँ वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां के लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें अगर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है या फिर किसी भी तरीके का कोई क्राइम इन्वॉल्व है तो फिर आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, ये आपका फटका है। तो याद रखना प्रीलिम्स के लिए किसके साथ है? US के साथ। नेक्स्ट इज पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पोयम, पोयम का एग्जांपल मैं आपको वही देता हूँ, वोडाफोन वाला केस। वोडाफोन वाले केस में क्या हुआ था? आपका हज कहाँ था? हज SR इंडिया में, उसको खरीदा था वोडाफोन। ठीक है, तो इसमें हम टैक्स क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि ये दोनों आपकी किसमें हुआ था डील? यहाँ पे एक शेल कंपनी बनाई गई थी और यहाँ पे एक शेल कंपनी बनाई गई थी, इन दोनों में डील हुआ, तो इसलिए हम इस पे कोई एक्शन नहीं ले पाए। लेकिन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या कहता है कि डील कहीं पे भी हुई हो, कहीं पे भी डील हुई हो, अगर उसके मैनेजमेंट डिसीजंस अगर इंडिया में लिए जा रहे हैं
अब ये कंपनी तो इंडिया में थी ना भाई, सारा इसका बिजनेस इंडिया में था। अगर उसके मैनेजमेंट डिसीजंस इंडिया में लिए जा रहे हैं तो हम उस पर टैक्स लेंगे। हम देखेंगे कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कहाँ पे डील हो रही है, शेल कंपनीज बना के डील हो रही है, कुछ भी हो रही है, ओवरसीज डील हो रही है, लेकिन क्या उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। अगर प्लेस ऑफ अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो हम उस पर एक्शन लेंगे, हम उस पर टैक्स लेंगे। आप डील कहीं पे करो, ओवरसीज करो, आप शेल कंपनीज बनाओ, कुछ बनाओ, अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में लाई करता है, देन वी विल टैक्स दैट डील। ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखो, पीओएम क्या है, ये फिनेंस एक्ट 2015 में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन वही कि फिर बाद में कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करेंगी, यही अपोजिशन, नहीं हो पाया उस समय। ये देखो जितने भी एक्ट है, इन सबको जो आपका इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो तैयार किया वो यूपीए गवर्नमेंट ने किया, लेकिन अपोजिशन की वजह से, क्योंकि वो कोलिशन, आपको पता है यूपीए गवर्नमेंट का कोई इतना मेजोरिटी था नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट। यूपीए गवर्नमेंट की ये था कि अपोजिशन की वजह से यूपीए गवर्नमेंट इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करती, लेकिन एनडीए मेजोरिटी में आई, एनडीए ने उस समय इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, लेकिन जैसे खुदाई खुद ने इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि ये सारे एक्ट अच्छे थे। होता है ना, अपोजिशन का काम ही होता है अपोज करना। आधार को भी अपोज किया था, ठीक है, आपके जीएसटी को भी अपोज किया था, सब चीजें इम्प्लीमेंट करती गई। ठीक है। तो ऐसे ही होता है, काम किसी और ने किया, मेहनत किसी और ने की, वाह भाई कोई और ले गया, तो ये तब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू दिस, if place of effective management of a company is in India, then India can tax its Indian income as well as its global income, बाहर भी जो है, including the global passive income such as royalties. ठीक है। In 2017, Central Board of Direct Taxes issued the guidelines regarding POEM and it has been implemented from 1st April 2017. आपके जितने भी एक्ट है वो सब 1 अप्रैल 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ है, एक्सेप्ट योर जीएसटी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। रॉयल्टीज क्या होती है, जैसे मान लो नोकिया है, ठीक है, वो किसी को अपनी टेक्नोलॉजी उधार देता है और उसके बदले वो उसको इसको पे करेगा कुछ, दैट इज रॉयल्टी। ठीक है। जैसे मान लो मेरा कोई सॉन्ग है, वो सॉन्ग मैंने गाया हुआ, उस सॉन्ग को कोई अपनी मूवी में यूज करना चाहता है, ठीक है, तो वो उसके लिए मुझे पे करेगा, दैट इज रॉयल्टी। ठीक है। मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी है, मेरे पास कोई कॉपीराइट है, उसको कोई दूसरा यूज करना चाहता है तो उसके बदले मुझे जो पैसा देगा वो रॉयल्टी है। जैसे आपको याद हो तो नुसरत फतेह अली खान, रफाक, उन्होंने जो गाने गाए थे उन पे आज तक रॉयल्टी मिलती है किसको, वो गाने कहीं पे भी यूज किए जाते हैं तो उसके लिए रॉयल्टी पे की जाती है उनके बेटे को। ठीक है। राहत फतेह अली खान को, क्यों, क्योंकि उनके जो गाने गाए हैं उनको कोई भी यूज करेगा तो क्योंकि उन पे कॉपीराइट है। तो ऐसे ही अगर आपकी कोई इंडिया में कंपनी और हमें पता चल रहा है कि इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट यहाँ पे है, तो उससे बाहर की इनकम को भी हम टैक्स कर सकते हैं, उसमें जो रॉयल्टीज इन्वॉल्व है उनको भी टैक्स कर सकते हैं। दैट इज योर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है। हाँ, कोई भी चीज आपकी होगी ना, जैसे मान लो ये मेरा घर है, आपको पता हो तो यहाँ पे कोई टावर लगाता है, ठीक है, कोई अगर यहाँ पे टावर लगाएगा तो उसको मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ऐसे माइनिंग जब करते हो तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसमें माइनिंग आप करोगे तो गवर्नमेंट को रॉयल्टी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, दैट इज रॉयल्टी। ठीक है, तो रॉयल्टी क्लियर, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या डाउट है किसी को। हाँ, जाइए जाइए, आपको कोई काम है तो यू कैन गो। ठीक है।
Place of effective management. It is an anti-tax regulation and it will impact the shell companies. Okay. OEM requires foreign companies to pay taxes in India if the effective control of business lies within the country. It is to target shell companies which are incorporated overseas to evade the taxes by showing their residency as tax haven, even though the management and effective decision making takes place in India. ठीक है, मैंने हर चीज आपके लिए बहुत अच्छे से लिखी है. ठीक है, ये सब लिखने में बड़ी मेहनत लगी स्लाइड्स बनाने में. ठीक है, कंपनीज विद एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस आउटसाइड इंडिया आर एग्जेम्प्टेड. अगर आउटसाइड इंडिया है, उसका कोई भी इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसीजन इंडिया में नहीं लिया जा रहा, तो उस पर हम कुछ नहीं करेंगे. लेकिन कहीं पे भी अगर इफेक्टिव डिसीजन आपका इंडिया में लिया जा रहा है, वी विल टैक्स दोस. ठीक है, दोस कंपनीज. ठीक है, तो दिस इज योर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट OEM. आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. बाकी जो मैंने समझाया वही चीज. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग हम देख चुके हैं. ठीक है, एग्जांपल भी देख चुके हैं, लेकिन क्या लिखा है वो देख लेते हैं. ट्रांसफर प्राइसिंग क्लियर है सबको, ये तो हम देख चुके हैं. ठीक है, वही आपका ए कंपनी ने 2 बनाई, बी और सी. ठीक है, और ठीक है, MNCs reduce the tax liability from foreign profits by using transfer pricing. Famous case of transfer pricing are Vodafone and Nokia. ये दोनों ऐसा कर चुके हैं. ठीक है, वोडाफोन और नोकिया ऐसा कर चुके हैं. वोडाफोन ने अपने नीचे ही एक कंपनी और बनाई अपनी, और उसको एक टैक्स हेवन में एक बनाई, उसको इसको बेच दिया प्राइस कम कर. ठीक है, वोडाफोन कर चुका है, नोकिया भी कर चुका है. ट्रांसफर प्राइसिंग ये दोनों कर चुके हैं, केस फेमस है दोनों के. ठीक है, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग. हम डिटेल में देख चुके हैं ट्रांसफर प्राइसिंग को डायग्राम. नाउ कैशलेस इकोनॉमी, शेल कंपनीज, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट. ये सब देखते हैं क्या क्या होता है. कैशलेस इकोनॉमी. ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी देखते हैं. देखो, कैशलेस इकोनॉमी तो पॉसिबल है नहीं. इवन यूएस में भी कैशलेस इकोनॉमी नहीं है. मतलब कैश जीरो, दैट इज कैशलेस इकोनॉमी. दैट इज नॉट पॉसिबल. कैश जीरो तो हो ही नहीं सकता. कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैश तो चलेगा. तो कैशलेस इकोनॉमी तो कहने को ये क्या है, आपका यूटोपियन कंसेप्ट है. पॉसिबल तो नहीं है. फिर पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है लेस कैश. कैश को कम कर सकते हो आप. ठीक है, लेकिन कैश लेस नहीं बना सकते. दैट इज नॉट पॉसिबल. कहीं ना कहीं तो आपको, क्योंकि आपको सबको लिटरेट करना पड़ेगा. ठीक है, कभी आपका नेट नहीं चला, फिर क्या करोगे? फिर तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी. ठीक है, कभी आपका पूरा सिस्टम ही हैक हो गया तो आपको कैश में देना ही पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए कैश तो कहीं ना कहीं तो चलेगा. तो लेस कैश कर सकते हो आप, कम कर सकते हो कैश को इकोनॉमी. ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि जितना कम कैश होगा इकोनॉमी में, उतना ही कम आपका करप्शन होगा, उतना ही कम आपका ये फालतू के ये काउंटर फाइट करेंसी, जो आपकी नकली करेंसी प्रिंट होती है, वो भी नहीं होती. तो कैशलेस इकोनॉमी तो पॉसिबल नहीं है. अगर कभी ऐसे भी आता है तो कैशलेस इकोनॉमी आपका यूटोपियन कंसेप्ट है, लेकिन लेस कैश इकोनॉमी इज पॉसिबल. अब क्या हुआ, जो आपका डिमोनेटाइजेशन किया गया था, ये वर्ड आया क्यों न्यूज में? पहले नहीं था, पहले हम बात नहीं करते थे कैशलेस इकोनॉमी की. ये क्यों न्यूज में आया? उसका रीजन है डिमोनेटाइजेशन. डिमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला था टू कर्ब करप्शन, ये लिख लेना आप. सेकंड क्या था? टू कर्ब ब्लैक मनी. थर्ड क्या था? टू कर्ब काउंटरफिट, काउंटरफिट और फेक करेंसी. और फोर्थ ऑब्जेक्टिव था टू कर्ब यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन
हाई डिनोमिनेशन करेंसी और टेरर फाइनेंसिंग। तो अगर चार ऑब्जेक्टिव देखो आप, पहला था करप्शन को रोकना, दूसरा था ब्लैक मनी को खत्म करना, तीसरा था फेक करेंसी को खत्म करना, और चौथा टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। ये चार ऑब्जेक्टिव थे, मतलब करप्शन, ब्लैक मनी, फेक करेंसी, और चौथा टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। ठीक है, और इनमें मेन क्या था आपका, ब्लैक मनी वाला, ये वाला, टू करप्ट ब्लैक मनी। इसलिए डिमोनेटाइजेशन किया गया कि भाई सिस्टम में ब्लैक मनी है, उसको कर्व करना है। लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन किया, आपके पास सारा पैसा वापस आ गया, इसका मतलब सिस्टम में ब्लैक मनी था ही नहीं। अब ब्लैक मनी नहीं था तो गवर्नमेंट का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट आपका ध्यान भटकाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ब्लैक मनी नहीं है, लेकिन इससे कम से कम कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट होगी, डिजिटल आपकी इकोनॉमी प्रमोट होगी, उससे आपकी ब्लैक मनी कम हो जाएगी। तो मतलब ये इसका डिमोनेटाइजेशन का क्या है, ये साइड इफेक्ट है। लोगों का ध्यान इस तरफ खींच दिया गया है कि देखो हमने कैशलेस इकोनॉमी बना दी डिमोनेटाइजेशन करके, और हम इतने सारे तरीके लेके आ गए डिजिटल मीन्स के, और इसलिए हमने डिमोनेटाइजेशन किया, वो अच्छा है। भले से ब्लैक मनी हमको नहीं मिली, लेकिन डिमोनेटाइजेशन इज गुड। तो यहाँ क्या किया गया, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ये उसका साइड इफेक्ट है, इसलिए हम कैशलेस इकोनॉमी कर रहे हैं। तो कभी भी डिमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कैशलेस इकोनॉमी बनाना नहीं था। डिमोनेटाइजेशन के चार ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए, ये चार ऑब्जेक्टिव ही थे बस। और जब डिमोनेटाइजेशन फेल हुआ तो इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, इट इज ए शॉर्ट टर्म चैलेंज बट लॉन्ग टर्म गेन। बोला दिक्कत हुई है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन है। अब बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। लेकिन डिमोनेटाइजेशन वाज ए डिजास्टर। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, इट वाज ए डिजास्टर। एमएसएमई को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, गरीब आदमी को बहुत सफर करना पड़ा, और ब्लैक मनी जिसके लिए आपने किया था वो आई नहीं। तो ऑब्जेक्टिव मेन क्या था इसका, यूपी इलेक्शंस। पेपर में मत लिख देना है, ठीक है। तो ये है आपका कैशलेस इकोनॉमी, क्यों आई पिक्चर में देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है भाई इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी बनाने की, डिजिटल मींस प्रोवाइड किए गए हैं, आधार वाधार यूज कर रही है, डीपीटी। तो कैशलेस इकोनॉमी होती क्या है, कैशलेस इकोनॉमी इज वन इन विच ऑल, देखो ऑल वर्ड है, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर डन यूजिंग कार्ड्स, यहाँ पे और है, कार्ड और डिजिटल मींस, ऑफ नहीं है, और कार्ड और डिजिटल मींस, यानी कहीं कैश यूज नहीं होगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए लैश कैश इकोनॉमी पॉसिबल है। द सर्कुलेशन ऑफ फिजिकल करेंसी इज मिनिमम। ठीक है, यह है आपकी कैशलेस इकोनॉमी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे कि कैसे बनाएंगे और क्या क्या किया है गवर्नमेंट। तो चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले तो इंडिया के सामने कैशलेस इकोनॉमी बनने के लिए। तो पहला चैलेंज है कैश बेस्ड इकोनॉमी। कैश बेस्ड इकोनॉमी, कैश का बहुत यूज होता है। रूरल एरिया, आपको पता है ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, उनको इतना, और आपको पता है कैश क्या है, इजी है। लोगों को क्या है, ये पावर देता है। कैश क्या है, एक सेंस ऑफ पावर देता है, ये फैक्ट है। कैश आपके हाथ में होता है, एक सेंस ऑफ पावर देता है। और गांव में सबको नहीं पता, इंटरनेट पेनिट्रेशन भी काफी कम है, तो इसलिए कैश तो आपका यूज हो गई। ठीक है, आप इवन मुंबई में मैं रहता हूँ, यहाँ पे आप सब्जी खरीदने जाओ, सब्जी वाले के पास थोड़ी ना वो फोन पे लेके बैठा है, उसको तो आपको कैश देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपका कैश बेस्ड इकोनॉमी, पहला प्रॉब्लम।
India's cash to GDP ratio is one of the highest in the world. अभी कितना है? 14.6%. बहुत हाई है, 14.6%. ठीक है, जबकि होना कितना चाहिए हमारा? 8%, 7%. जब डिमोनेटाइजेशन किया था तब कम हो गया था. ठीक है, कितना हुआ था अभी देखते हैं. तो अभी इतना है, बहुत हाई है, बाकी कंट्रीज का हमसे कम. ठीक है, कैश हम यहाँ पे बहुत यूज करते हैं. रूरल इकोनॉमी हमारे यहाँ पे, आपको पता है रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है. फिर क्या इनफॉर्मल इकोनॉमी है, आपको पता है छोटी मोटी एमएसएमईज वगैरह जो है, या फिर आपके ये वेजिटेबल वेंडर्स वगैरह जो है, इनको तो कैश ही दोगे. ये थोड़ी ना आपसे कार्ड लेंगे. ठीक है, आप किसी से घर पे सफाई करवाओगे, आपका मेड वगैरह आती है, उनको तो आप कैश ही दोगे. ठीक है, उनके बैंक अकाउंट होते भी हैं तो उनको निकालना नहीं आता पैसा, तो वो तो कैश ही लेते हैं. ठीक है, जैसे मेरी मेड है, मैं उसको बोलता हूँ आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ, बोले नहीं भैया मेरे को कैश ही चाहिए. तो आप उनको थोड़ी ना बोलोगे नहीं दे रहा कैश, आगे से काम करने नहीं आएगी, फिर क्या करोगे? उससे सफाई करनी पड़ेगी. तो ये क्या है, लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर बहुत है हमारे यहाँ. फॉर्मल कितना ही है, कितना ही फॉर्मल है, फॉर्मल बहुत कम है, ज्यादातर इनफॉर्मल है. ठीक है, करप्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए कैश चलता है. कैश में ले सकते हो आप ब्राइब, तो ऐसा थोड़ी ना बोलोगे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, वो तो पकड़ लेगी गवर्नमेंट. कैश लोगे आप. हमारे एक सर थे, खैर वो तो करप्शन नहीं करते थे, वो प्रॉपर्टी डीलिंग में थे. मैं कब की बात बता रहा हूँ, ये बात है आपकी 1996 की. बहुत पुरानी बात है, बहुत छोटा था तब की बात है. वो क्या करते थे, एक दिन मैं ऐसे, अब बच्चे तो होते ही हैं, एक दिन वो ऐसे ही मैं गया उनके घर, तो उनका ये मैट्रेस जो था, ये मैट्रेस ऐसे बिछा हुआ था बेड पे. तो मैंने ऐसे मैट्रेस हटाया, तो उसके नीचे पूरे वो थे, मतलब पूरे कहते हैं ना करेंसी नोट, पूरे मैट्रेस के नीचे पूरे वो बिछे हुए थे, उसके ऊपर मैट्रेस बिछा हुआ. ठीक है, बाद में इनके हार्ट अटैक से डेथ हो गई. ज्यादा पैसा संभालना भी मुश्किल है ना भाई. तो करप्शन में क्या होता है, लोग ऐसे ही पैसा बनाते हैं, और जिसको एक बार पैसे का नशा हो गया ना, फिर उसको आप नहीं रोक सकते. जैसे ड्रग्स का नशा होता है, ऐसे ही पैसे का नशा होता है. कहते हैं ना हरे हरे नोट, उनका नशा है. तो एक बार आप करप्शन करने लग गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपको पैसा पैसा पैसा. ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक कारण है. करप्शन में आप ब्राइब लोगे तो कैश में लोगे. फिर डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है. बिल्कुल सही, लेकिन इसको हमने कोशिश करी है करने की. फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हम कौन सी स्कीम लेके आए? प्रधानमंत्री जन धन योजना, पढ़ चुके हैं. और डिजिटल के लिए, फाइनेंशियल के लिए ये लेके आए. और डिजिटल के लिए कौन सी लेके आए? डिजिटल इंडिया. कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मनी जो होती है आपको सेंस ऑफ पावर देती है. एक आपके बैंक में कितना पैसा है, एक आपके हाथ में पैसा होता है. कैश जो होता है, कैश को देखते ही क्या है, थोड़ा सा पावर फील होता है. ठीक है, और करप्शन जहाँ होगा वहां तो कैश में ही चलेगा सब कुछ. ठीक है, और आपको पता है करप्शन पॉलिटिशियंस वगैरह ही करते हैं मेनली, तो वो क्यों आपकी कैशलेस इकोनॉमी बनाने में बिलीव करें. ठीक है, आपका वोट जब भी चलते हैं, वोटिंग जब भी होती है, आपको कहीं पे भी वोटिंग होगी, कैश चलता है वहाँ पे, खरीदे जाते हैं वोट. आप उसको थोड़ा ना बोलेंगे तेरे अकाउंट में जमा करा देता हूँ, नहीं. अकाउंट में तो कोई भी आपको पकड़ लेंगे, आपकी पार्टी आपके अकाउंट से ट्रांसफर होगा तो मतलब आपने इसको कराया, क्यों कराया. आप कैश दोगे कि भाई ये लोग कैश देने आ जाए. जितने स्लम्स में उतने लोग जो वोटिंग करते हैं, उनके घर पे कैश पहुंचा दिया जाता है. हमारे गांव में पंचायत इलेक्शन हुए थे, जिसने सबसे ज्यादा कैश बांटा वो जीत गया. जबकि जो सही कैंडिडेट था, जो सही मायने में जो एलिजिबल कैंडिडेट था, वो हार गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था. टू विन इलेक्शंस यू नीड मनी. आम आदमी पार्टी जीती है, आम आदमी पार्टी वाले से कितना ही वो अरविंद केजरीवाल कितना ही वो बनता हो, ठीक है, शरीफ, लेकिन कैश तो उसने भी चलाया है. इलेक्शंस में कैश के बिना उसने भी फंडिंग, भले से जनता से फंडिंग ली, बिना पैसों के इलेक्शन नहीं जीत सकता. आपके पास पैसा है तो कोई भी पार्टी आपको दे देती है टिकट, अगर आपकी इमेज थोड़ी बहुत ठीक है. नहीं भी है
क्रिमिनल हो तब भी पैसा है तो आप दे देते हो, क्योंकि आप उनको क्या करते हो, रिसोर्सेस प्रोवाइड कराते हो। पार्टीज क्या चाहती हैं कि उनको जो क्रिमिनल्स क्यों जीतते हैं, इतने सारे क्रिमिनल्स क्यों जीतते हैं, क्योंकि वो पार्टी को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए जीतते हैं, उनको इसलिए टिकट दिया जाता है। इमेज वगैरह नहीं देखी जाती, कौन कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकता है। इट इज ऑल अबाउट फंडिंग, इट इज ऑल अबाउट मनी, इट इज ऑल अबाउट पावर। इसके पास कितना वोट बैंक है, कौन अगर प्यार से नहीं तो कौन मतलब बेईमानी से जिता सकता है, वो सब चीजें देखी जाती है। इसलिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है हमारे यहाँ। ठीक है, आकाश क्या लिखा है ये, एच हमरा MAL को, व्हाट इज दिस, हमरा MAL को क्या कोडिंग में लिख रहे हो, कुछ भी। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे यहाँ पे एटीएम्स का लो यूसेज ऑफ एटीएम्स, कहीं पे खराब रहते हैं, कहीं पे पैसा नहीं रहता है। POS टर्मिनल्स, पॉइंट ऑफ सेल, होती है ना उनके पास मशीन POS जो लेके बैठे रहते हैं, आप कहीं पे भी जाते हो वो आपका कार्ड स्वाइप करता है, वो POS टर्मिनल्स कहते हैं। अब तो फिर भी यूज करने लग गए, नहीं तो पहले नहीं करते थे, पेट्रोल पंप वालों के पास होता था फिर भी वो स्वाइप नहीं करते थे, अब तो सब करते हैं, तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। एक ऐसी बात नहीं, कैशलेस इकोनॉमी बोलने के बाद काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। वो क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उनको इस पे कुछ पैसा देना पड़ता है, जिस बैंक का वो यूज करते हैं उसको देना पड़ता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं उसे, MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जिस भी बैंक का वो POS वगैरह यूज करेंगे उसको कुछ उनको कमीशन देना पड़ता है, उसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहता है। ये UPSC ने पूछा था क्वेश्चन। कुछ चीजें जो आपकी रह जाएंगी वो हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया है, भारत नेट। ठीक है, हमारा डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स है, उसमें से एक है भारत नेट, सबसे इंपॉर्टेंट। ये क्या करेगा, ये जितने भी आपके विलेजेस हैं उन सबको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। और अभी तक हम कर चुके हैं काफी, थोड़ा सा रहा, तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए। ठीक है, जब आपके पास इंटरनेट होगा तभी तो आप यूज कर पाओगे नेट वगैरह। फिर डेटा प्रोटेक्शन का हमारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके लिए हम डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आए, वो अभी पास नहीं हुआ है। फिर साइबर सिक्योरिटी का, आपके ATMs पूरा ये सर्वर ही हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है, इसको भी देखने की जरूरत है, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आप सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, सब कुछ कैशलेस कर रहे हो, तो साइबर सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अभी इंडिया के पास कोई बहुत मतलब कि रोबस्ट फ्रेमवर्क नहीं है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, होता रहता है, हैक हो जाता है। जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था उस समय हमारा 8.8% हो गया था कैश टू GDP रेशियो। 8.8 क्यों हो गया था कम, क्योंकि आपने सारा कैश निकाल दिया था। तो जब आपने निकाला तो उस समय 8.8% हो गया था 2016-17, क्योंकि आपने 86% करेंसी को तो डिमोनेटाइज कर दिया था। बाकी आपकी 14% बची थी, फिर धीरे धीरे आपने डिमोनेटाइज किया, करेंसी को डाला, तो उस समय एक साल के लिए थोड़ा कम हो गया था, लेकिन वो वापस धीरे धीरे बढ़ गया, आज की डेट में 14.6% है। ठीक है, नहीं कार्ड पेमेंट कोई लीगल टेंडर नहीं है, कई लोग नहीं लेते हैं आपसे कार्ड, कार्ड पेमेंट इज नॉट लीगल टेंडर। क्या ATM सिर्फ कैश निकालने के लिए यूज होते हैं क्या, है? मिस्टर अरुण शर्मा, ATM सिर्फ कैश निकालने के लिए यूज करते हैं क्या, फिर आपको पता ही नहीं है ATM के यूजेस। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो ATM के यूजेस भी, वहां से आप ट्रांसफर भी करते हो मनी इधर उधर। ठीक है, आप अपना वो भी देख सकते हो अकाउंट वगैरह से।
ठीक है। तो कार्ड का कोई कंपलसरी नहीं है, कई लोग मना कर देते हैं आपसे हम कार्ड नहीं लेंगे, आप खरीदारी करने जाओ नहीं लेते हैं कई लोग कार्ड। ठीक है, वो कहते हैं एटीएम से पैसा निकाल के लेके आओ। मैं तो ऐसा कार्ड कोई लीगल टेंडर थोड़ी ना है। लीगल टेंडर वो है करेंसी जिसपे आरबीआई गवर्नर के साइन है। ठीक है, जिसपे आरबीआई गवर्नर के साइन है वो आपके क्या है, वो लीगल टेंडर होता है। कार्ड इज नॉट लीगल टेंडर। कार्ड तो आपका अभी दो तीन जगह पे मैंने देखा, कुछ आपके ये जो होते हैं वॉलेट, ये नहीं लेते हैं, ये आपके कार्ड से पैसा नहीं करते ट्रांसफर। कई बैंक्स के कार्ड एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, आईआरसीटीसी नहीं करता है, बहुत से बैंक के कार्ड आपका स्पाइस जेट नहीं करता है एक्सेप्ट। तो कार्ड इज नॉट लीगल टेंडर। कार्ड तो एक आपकी सहूलियत है, प्लास्टिक मनी, दैट इज नॉट लीगल टेंडर। ठीक है, एटीएम का यूज आप मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है एटीएम का आप एक से जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कैश ही निकालने के लिए यूज किया जाए। ठीक है, और दूसरा एटीएम का यूज क्या है, आप लैश कैश इकोनॉमी बनाने में यूज है, क्योंकि आप उससे कैश उतना ही निकालोगे जितना जरूरत है, बाकी का कैश तो आपका बैंक में रहेगा ना। ठीक है ना, तो बैंक में रहेगा, जितनी जरूरत है उतनी आप एटीएम से निकाल लोगे। एटीएम नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आपको जरूरत कभी भी पड़ सकती है, आप सारा पैसा घर में रखोगे, तो उससे कैश का फ्लो बढ़ जाएगा। अभी आप बैंक में रखते हो, क्यों? क्योंकि एटीएम से कभी भी निकाल सकते हो। तो एटीएम इसलिए कैशलेस इकोनॉमी बनाने में हेल्प करता है। थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस यूज किया करो। ठीक है, नाउ यू आर एडल्ट। ठीक है, एडल्ट अनमेरिड है। एडल्ट कौन होता है? नहीं, यू आर अनमेरिड बैचलर, अनमेरिड एडल्ट। ठीक है, शादी हो जाए तो फिर भी आदमी का थोड़ा बहुत दिमाग कम काम करता है, लड़कियों का तो ज्यादा करता है, लड़कों का थोड़ा कम करता है। ठीक है, प्रेशर आ जाता है। तो ये क्लियर है आपको? ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है भाई? इनको आप जो भी, जैसा आपका, आप गए पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने, और मान लो वो पीओएस टर्मिनल जो यूज कर रहा है वो किस बैंक का? आईसीआईसीआई बैंक का है। तो वो आईसीआईसीआई बैंक की एक कुछ वो यूज कर रहा है ना, एक सर्विस यूज कर रहा है, आईसीआईसीआई का कुछ यूज कर रहा है। तो अभी मैंने आपको रॉयल्टी बताया था ना, तो आपको उस पर कुछ पे करना पड़ेगा आईसीआईसीआई को, आप उसकी एक सर्विस यूज कर रहे हो। जैसे अभी आप मेरी सर्विस यूज कर रहे हो तो आपको इकॉनमी का पे करना पड़ेगा। तो पीओएस टर्मिनल पे आप, वो बैंक के ही तो होते हैं, बैंक से तो कनेक्ट होते हैं, तो आप किसी भी बैंक का यूज करोगे तो उसको आपको जो पैसा देना पड़ेगा उसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। देखो ये नाम से ऐसा लगता है कि मर्चेंट, उसको कुछ डिस्काउंट मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाम थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब है ये जो पीओएस टर्मिनल यूज कर रहा है उसको यूज करने के लिए उसको बैंक को जो देना पड़ता है पैसा, उसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल के क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे इस चीज को। हाँ, मर्चेंट डिस्काउंट रेट की वजह से ही बहुत से आपके शॉपकीपर्स यूज नहीं करते हैं उसको। बिल्कुल सही कह रहे हो चंदन, ऐसा ही होता है। इसलिए वो बोलते हैं आप एटीएम से पैसा निकाल के आओ, हमें इस पे 5% लगता है, हमें इस पे 2% लगता है। ठीक है, दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो बीच में गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया था, कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट करने के लिए। अभी पता नहीं अभी है या नहीं है इस पे, लेकिन मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसको कहते हैं, इसलिए न्यूज में था। गवर्नमेंट ने बीच में इसको खत्म कर दिया था, इसलिए न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, कोई भी क्वेश्चन ऐसे हवा में नहीं बनता है, सब क्वेश्चन आपके आसपास से ही मिलेंगे आपको। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्यों बना था? क्योंकि उस समय ये न्यूज में था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपको क्लियर है कैशलेस इकोनॉमी बनने में इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, वो हमने देख लिया। ये भी आपको याद रखना है कि उस समय काम हुआ था, ये डेटा याद रखने की जरूरत है कितना हुआ था, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जब डिमोनेटाइजेशन करेंगे तो अपने आप जो आपका कैश टू जीडीपी रेशियो कम होगा। ठीक है, दैट इज योर मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये क्वेश्चन आया था जब पेपर में, सबका गलत था लगभग, क्योंकि मर्चेंट डिस्काउंट अधिकतर इकोनॉमी टर्म्स आपको क्लियर हो जाती है नाम से, लेकिन ये नाम से पता नहीं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि किसी को मर्चेंट को कुछ फायदा दोगे आप, कि भाई यूज कर रहे हो तो उसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ा, ऐसा नहीं। यूज कर रहे हो तो पैसा देना पड़ता था, दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अगर आप कोई भी किसी भी बैंक का यूज कर रहे हो तो आपको देना पड़ता था पैसा। ठीक है,
टैक्स टू जीडीपी इज डिफरेंट, कैश टू जीडीपी इज डिफरेंट, सब जीडीपी के रेस्पेक्ट में होता है, एंड योर डेट टू जीडीपी इज डिफरेंट. व्हाई आर यू आस्किंग सच क्वेश्चन? ठीक है, सब आपके जीडीपी के रेस्पेक्ट में काउंट होते हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. डाउट आप क्लास के बाद पूछिएगा ना, मैंने आपको बोला है. ठीक है, क्लास पूरी आपकी क्या होती है, इससे डिस्टर्ब हो जाती है. आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं कैशलेस इकोनॉमी में, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया. आरबीआई ने क्या लिया और गवर्नमेंट ने क्या लिया. आरबीआई का एक डॉक्यूमेंट है विजन 2018. ध्यान रखना ये डॉक्यूमेंट किसका है, आरबीआई का, प्रीलिम्स के लिए. ये क्या है, सेट्स आउट ए प्लान टू एनकरेज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड मूव इंडिया टुवर्ड्स ए कैशलेस इकोनॉमी. ठीक है, इसमें ये सब चीजें लिखी गई. फिर आरबीआई ने एनपीसीआई बनाया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सारे एटीएम्स को ये लिंक करता है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये भी क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने कि सारे एटीएम्स को लिंक कौन करता है, दैट इज एनपीसीआई. ये आपका 2008 में बना. और आप जितने भी देख रहे हो ज्यादातर डिजिटल, जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी आ रही है, जितने भी डिजिटल मीन्स आ रहे हैं बैंकिंग में, जितने प्रमोट हो रहे हैं, वो सब ये बना रहे हैं. रुपए डेबिट कार्ड वगैरह सब इसने. एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. ठीक है, which is an umbrella organization for all retail payment system, RTGS, NEFT, and it is promoted by RBI. RBI प्रमोट करता है इसको. आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया किसने, आरबीआई ने. आधार का यूज करके आप कहीं पे पे कर सकते हो. ठीक है, आधार से लिंक कर दिया बैंक अकाउंट को. दो कौन कौन से, पहला आपका विजन, दूसरा एनपीसीआई, तीसरा आधार इनेबल्ड पेमेंट. ठीक है, फिर और क्या किया है, रुपए डेबिट कार्ड. ठीक है, रुपए डेबिट कार्ड आपका जनधन आधार में भी, ये जनधन जो आपकी होती प्रधानमंत्री जनधन योजना, उनको भी ये दिया जाता था रुपए डेबिट कार्ड. ये इंडियन है इसलिए क्योंकि आप बाहर का डेबिट कार्ड यूज करते हो जब भी. ठीक है, ये इंडियन है. ठीक है, तो उसमें आपका पैसा बाहर जाता है, यहाँ पे यूज करोगे तो वो इंडिया को ही मिलेगा. फिर यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आगे डिटेल में आएगा. फिर भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसको आप यूज करके ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ये भी इंडियन है. फिर भारत क्यूआर कोड, आप जाते हो तो वो कोड नहीं होते हैं वहां पे, क्विक रेस्पॉन्स कोड, ऐसे आपका कोड बना होता है इस तरह से, व्हाइट और ब्लैक कलर के. उस कोड को आप वो करते हो, ठीक है, स्कैन करते हो तो आपका पेमेंट हो जाता है. उससे कहते हैं भारत क्यूआर कोड. ठीक है, टू डायमेंशनल कोड होता है. एक तरफ व्हाइट होता है, एक तरफ ब्लैक होता है. इसकी खास बात क्या है, अगर ये पूरा भी खत्म हो जाए, इसकी सिर्फ 2 लाइनें भी बची तो भी ये स्कैन हो जाता है. ये खास बात है, क्योंकि समय के साथ थोड़ा थोड़ा वो क्या होता है, फेंट होता है, कुछ पार्ट आपका खराब हो जाता है. अगर इसकी सिर्फ 2 लाइनें भी बचेंगी, एक व्हाइट एक ब्लैक, तो भी ये स्कैन हो जाएगा. ये खास बात है. तो ये सारे क्या है, इंडिया ने लॉन्च किए, हमारे खुद के हैं. पहले हम बाहर की चीजें यूज करते थे, अब खुद के. भारत क्यूआर कोड किया आरबीआई ने. भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी फुल फॉर्म है इसकी. यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कभी भी आप पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हो. डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, ये आगे डिटेल में आएगी सारी चीज. ठीक है, ये सब आरबीआई ने. फिर आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस. ठीक है, फटाफट आपका तुरंत ट्रांसफर हो जाता है. एनईएफटी, आरटीजीएस, पहले आपका एनईएफटी और आरटीजीएस था, आईएमपीएस नहीं था. एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या डिफरेंस है, एनईएफटी आपका क्या है, स्लॉट पे चलता है, और ये आपका क्या है, रियल टाइम पे चलता है. समझो बात को. आरटीजीएस में आपने ट्रांसफर कराया, तुरंत पैसा ट्रांसफर होगा. लेकिन यहाँ पे क्या, स्लॉट पे होता है. जैसे मान लो आपने 11 से 12 का एक स्लॉट है, तो इस बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे 11 से 12 के बीच में, वो सारे 12 बजे आगे भेजे जाएंगे. इसलिए एनईएफटी आपका स्लो है और ये फास्ट है. रियल टाइम है, इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसकी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. तो एनईएफटी आपका
ट्रांसफर, और दूसरा है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये वाला स्लॉट में चलता है, इसमें स्लॉट होते हैं, घंटे, हर घंटे के स्लॉट होते हैं। तो आप देखना एनईएफटी में आप पैसा करवाते हो, ट्रांसफर तुरंत नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है। आरटीजीएस में तुरंत हो जाएगा। ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि एनईएफटी में आप कितना ही अमाउंट, एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है। एनईएफटी में मिनिमम आप 1 रुपया भी करा सकते हो और मैक्सिमम भी आप कुछ भी करा सकते हो। एनईएफटी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे जो ट्रांसफर होते हैं वो कम होते हैं। आरटीजीएस में आपको जाना है तो कम से कम 2 लाख, 2 लाख से ऊपर, या 2 लाख, 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का जब ट्रांजेक्शन आप करोगे तो आप आरटीजीएस में जा सकते हो। उससे कम का है तो आप एनईएफटी करोगे यूज। आरटीजीएस 2 लाख से ऊपर ही यूज होगा, ठीक है। 2 लाख से कम में आप आरटीजीएस यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है आईएमपीएस, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। और आरटीजीएस और एनईएफटी आपका जब हॉलीडेज होते हैं उस दिन अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन आईएमपीएस आपका 24/7 इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तुरंत होता है ट्रांसफर। ये इन दोनों के बाद में आया, ठीक है। आज की डेट में आप आईएमपीएस के थ्रू करो तुरंत होता है, लेकिन आईएमपीएस में बस लिमिट है कि एक दिन में आप इतना कर सकते हो। जैसे एसबीआई ने लिमिट लगा रखी है, एक दिन में आप 25,000 कर सकते हो, लिमिट इज देयर। यहाँ पे लिमिट नहीं है एनईएफटी और आरटीजीएस। इसलिए अगर आपको ज्यादा पैसा ट्रांसफर करना है तो एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू, थोड़ा करना है, कभी भी करना है, आईएमपीएस के थ्रू। आईएमपीएस आपका बहुत फास्ट है। फिर आपके आरबीआई ने क्या किया है, इसको हटा दे रहे हैं, नए बैंक्स को लाइसेंस दिया है, ठीक है। आपका पेमेंट बैंक आया, आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक आया, वो भी आपके किसके लिए है, कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट करने के लिए। बैंक में ज्यादा पैसा रखा जाए, अपने पास कैश नहीं रखा जाए, जो ट्रांसफर करो ऑनलाइन करो। पेमेंट बैंक इसलिए ही तो आप अपना पैसा ऑनलाइन भेज सको, ठीक है। तो नए बैंक्स को दिया गया है ताकि वो इनोवेटिव बैंकिंग सॉल्यूशंस लेके आए, ताकि कैश कम से कम यूज हो। और फिर आपने डिजिटल वॉलेट्स को प्रमोट किया, जैसे पेटीएम, एयरटेल मनी, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, ठीक है, बहुत सारे। तो यहाँ पे भी आपका डिजिटल वॉलेट के थ्रू आप जाते हो, कुछ भी सामान खरीदा, तुरंत स्कैन किया, पैसा पे कर दिया, कैश देने की जरूरत नहीं। मेरे को तो शायद हार्डली, मेरे को लगता है मेरे को 1 महीना हो गया, 1 महीने से मैंने कैश देखा ही नहीं है। सब मेरा फोन पे से या फिर ऑनलाइन बैंक के थ्रू चलता है। कैश मैंने देखा ही नहीं है, मुझे 1 महीना हो गया। सब्जी वगैरह भी जो है वो मेरा रूम पार्टनर लेके आ जाता है, और अपने को कैश की जरूरत है नहीं। जो कर रहे हैं अपन खाते पीते हैं जहाँ पे, वो सब अपन ऑनलाइन पे कर देते हैं। खाना तो घर पे खाते, मेड बनाती है। कहीं पे गए वड़ा पाव वगैरह खाने, तो उन्होंने फोन पे रखा हुआ है। आजकल थोड़े यहाँ पे क्या है, कुछ दुकानें बड़ी भी है जो रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते। एक है वो नहीं रखता, तो वहां पे चले गए थे हम 3 लोग, वी वर 3 पीपल। वहां गए तो उससे खाया पिया, फिर मैंने कहा चलो, मैंने ही सबसे ज्यादा खाया था, मैंने कहा चलो फोन पे कर देता हूँ। उसने बोला सर फोन पे गूगल पे कुछ नहीं लेते, कार्ड कुछ नहीं, सिर्फ कैश। मैंने कहा कमाल है, मुंबई में ऐसा है। फिर मैंने उन 3 में से एक से बोला, दो भैया पैसे, उसने दी। अब क्या करें, ऐसे मजबूरी में फंस गया आदमी। इसलिए अगर कहीं जाओ, आपके पास पैसा नहीं है तो किसी को साथ ले लो, जिसके पास पैसे है उससे पूछ लो पहले, कैश है ना, बस, ठीक है। वहां चले जाओ, अगर कैश फोन पे ले रहा है तो आप दे दो, नहीं ले रहा तो कैश दे दो आप उसको, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी पैसा बच भी जाता है, ठीक है। तो ये है आपके आरबीआई ने जो किया है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने भी कुछ तो किया होगा। तो गवर्नमेंट के स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कन्वर्ट इंडिया इनटू ए कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस इकोनॉमी पे आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यूज में चलता रहता है। एक आया सबसे पहले पीएमजी दिशा। पीएमजी दिशा, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री। पीएम तो प्रधानमंत्री हो गया, जी फॉर हो गया ग्रामीण, ग्रामीण मतलब रूरल, और दिशा क्या है, डीआई हो गया डिजिटल। देखो आपको पता है ना, हमारे प्रधानमंत्री के राज्य में ऐसी ऐसी बनती है फुल फॉर्म डिजिटल। एसएच क्या हो गया, साक्षरता।
साक्षरता, साक्षरता मतलब लिटरेसी, और ए हो गया अभियान। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ आपको, पीएमजी दिशा लिख देना बस। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री रूरल, अगर इंग्लिश में लिखे तो डिजिटल लिटरेसी कैंपेन, पीएमजी दिशा। तो ये याद रखना, पीएमजी दिशा किस लिए? डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करने के लिए, प्रीलिम्स के लिए याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया है? 6 करोड़ जो आपके रूरल हाउस होल्ड है उनको डिजिटली लिटरेट बनाना था 2019 तक। कोशिश तो की लेकिन सबको नहीं बना पाया। इसको कौन सी वो देखती है मिनिस्ट्री, ये याद रखने की जरूरत है पेपर के लिए। इसको इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मेईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। शॉर्ट में इसको मेईटी लिखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये याद रखना आप कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, मैच द फॉलोइंग के लिए पूछ लेगा, वो बहुत बार पूछ लेता है। तो पीएमजी दिशा किसके लिए? डिजिटली लिटरेट करने के लिए रूरल पॉपुलेशन को। ये याद रखने की जरूरत नहीं, 6 करोड़ वगैरह डेटा याद रखने की जरूरत नहीं होती है इतना, आपको रूरल हाउस होल्ड याद रखो बस, और इंप्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है, ठीक है। दूसरा आपका विशाखा। अब विशाखा है तो इसकी भी फुल फॉर्म होगी पक्का, तो इसकी फुल फॉर्म है वित्तीय साक्षरता अभियान, वित्तीय साक्षरता, ऐसे के पूरा साक्षरता अभियान, विशाखा। अब यहाँ वित्तीय आ गया, वित्तीय का मतलब होता है फिनेंशियल, फिनेंशियल, जैसा हमारा होता है ना फिनेंस मिनिस्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? वित्त मंत्री। तो यहाँ पे आपको वित्तीय से रिलेटेड है, इसका मतलब आपको अवेयरनेस फैलानी, किसके लिए? अबाउट कैशलेस सिस्टम। कैशलेस सिस्टम्स के क्या फायदे हैं, और इसको इंप्लीमेंट कौन सी करती है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी। ये याद रखना है आपको, किसके लिए विशाखा, पीएमजी दिशा किसके लिए, और मिनिस्ट्री कौन सी है। प्रीलिम्स के लिए ये आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर उसके बाद एक टीवी चैनल है डिजिशाला, जैसे आपका कृषि चैनल आता है ना, कृषि फार्मर्स के लिए, ऐसे एक टीवी चैनल आता है आपका डिजिशाला, जिसपे आपको कैशलेस सिस्टम्स के बारे में बताया जाता है। जैसे फार्मर्स के लिए किसान है, ऐसे डिजिशाला भी एक आपका चैनल है, ठीक है। उसमें आपको डिजिटल सिस्टम्स के बारे में, कैशलेस सिस्टम्स के बारे में, जैसे आपने देखा होगा तो आपके दूरदर्शन पे कुछ आपके ऐसे ज्ञान कोश वगैरह ऐसे करके आते हैं, वहां पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है 10th 11th की, ठीक है, आपका सीबीएसई का कोर्स पढ़ाया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, चैनल बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, बस देखने की जरूरत है। अब आपको अगर फुर्सत मिले इंस्टाग्राम फेसबुक इनसे, तब बंदा देखेगा, ठीक है। और क्या किया है गवर्नमेंट ने? और भी बहुत कुछ किया है गवर्नमेंट ने। क्या किया है? नहीं, राज्यसभा में तो आता ही है, राज्यसभा में भी आता है, लोकसभा में भी आता है, ठीक है, अच्छे अच्छे आपके प्रोग्राम्स आते हैं राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, दूरदर्शन पे। लेकिन अब हम उन चीजों से बाहर निकल के हम देखते नहीं उन चीजों को, हमें फुर्सत ही नहीं है। दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं होगा तो भी देखते रहेंगे, कुछ आया कुछ आया, ठीक है, कुछ नहीं आया तो फिर इंस्टा पे चले जाओ, इंस्टा नहीं तो फेसबुक पे चले जाओ, नहीं तो ट्विटर पे कोई ट्वीट डाल दो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आजकल, तो पबजी वबजी भी बहुत खेलते हैं लोग। मुझे तो वीडियो गेम कभी पसंद आया नहीं, हमने खेले भी, ठीक है, आंखें खराब, टाइम खराब, पैसा खराब, सब खराब। काम वो करो जो आपको पैसा कमा के, या जो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाए, इंटेलेक्चुअलिटी आपकी इंक्रीज करे, ऐसा काम करो, ठीक है। अब आप सोचो कि मैं इंस्टाग्राम पे 4 वीडियो डाल दूं और मैं फेमस हो जाऊं,
फिर क्या, वो जो आपका थोड़े दिनों के लिए ही रहूंगा, मैंने कोई एसेट क्रिएट नहीं किया ना, फिर क्या होगा, थोड़े दिनों बाद मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा जब मुझे कोई नहीं पूछेगा। ऐसा ही तो होता है फिल्म इंडस्ट्री में। डिप्रेशन आपको इसलिए तो होता है, थोड़े टाइम के लिए आप फेमस हो जाते, जैसे बाबा का ढाबा वाला बाबा, ठीक है, सुसाइड कमिट किया उसने अभी, है ना, ठीक है, क्लब हाउस ट्रेंडिंग। तो वही वही होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म फेम जो होती है दैट इज वेरी डेंजरस। अब देख लो यही है, अब हम तो मुंबई रहते हैं, हम यहाँ देखते हैं ना, तो ये शॉर्ट टर्म फेम बहुत डेंजरस है। और अब आप या तो आईएएस बन लो या फिर ये फालतू के काम कर लो, क्योंकि आईएएस बनने के लिए तो आपको सब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है, इसमें इन्होंने मॉडिफिकेशन किया। पहले क्या था, कैश ही देना पड़ता था आपको, जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो थे, तो इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया और स्टेट्स को एम्पावर किया और इंडस्ट्रीज को कि आप वेजेस जो देते हो वो चेक से दे सकते हो या फिर डायरेक्टली जो आपके एम्प्लॉइज है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी हुआ था, जब एयरपोर्ट पे जो काम करने वाले आते थे, जो हमने रखे हुए थे कैजुअल लेबर, उनको पहले हम पैसे देते थे, जैसे एक दिन काम किया उसका कैश। लेकिन जब ये एक्ट में अमेंड किया गया उसके बाद हम उनको चेक दे देते थे। लेकिन उनके बेचारों के साथ दिक्कत ये थी कि उनको पता नहीं चेक कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो वो भी हमें उनको समझाना पड़ता था या किसी को उनके साथ भेजना पड़ता था अपने, जो हमारे बाकी का सपोर्टिंग स्टाफ जो भी है, क्लरिकल स्टाफ। तो इसको अमेंड कर दिया गया है। पहले आप कैश में ही देते थे सब, लेकिन अब चेक से या फिर डीबीटी के थ्रू कर सकते हैं। फिर डीबीटी लेके आइए गवर्नमेंट हर चीज के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आजकल आपको पता ही है, सब चीज के लिए वही करती है। फिर जीएसटी लेके आइए, ऑनलाइन पे करो, आप कहीं पे भी जाना है, ट्रक का सामान लेके जाना है, जीएसटी ऑनलाइन पे करो, कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट करने के लिए। इनमें कैश नहीं चलता है, अब आपका ऑनलाइन ही पेमेंट होता है सर, जीएसटी वगैरह। फिर कैश ट्रांजेक्शन पे लिमिट लगा दी है, 2 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आप। 2 लाख से ज्यादा रुपए आपके पास कैश पकड़े गए तो आप पे केस हो जाएगा। और कैश डोनेशन जो होते थे पॉलिटिकल पार्टीज को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप 2,000 रुपए से ज्यादा का कैश डोनेशन नहीं दे सकते। इसलिए क्या लेके आए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि सबसे एक ही बंदे से बोलेंगे कि 1,999 कर करके दे दो धीरे धीरे। तो वो तो उनके पास तो सौ तरीके तरीके हैं, ठीक है। तो ये किया है कोशिश गवर्नमेंट ने, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट जो पावर में होती है वो जो बोलती है वो खुद उसके अगेंस्ट काम करती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पेपर में हमें लिखना है, हमें क्या चाहिए, मार्क्स, हमें क्या बनना है, आईएएस। हमें मतलब नहीं है गवर्नमेंट क्या करती क्या नहीं करती, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, क्या बनना है, अर्जुन की तरह क्लियर होना चाहिए। चिड़िया की आंख दिख रही है बस, हमें सिर्फ आईएएस दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अपना जो टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए। हम इन चीजों में नहीं पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती, क्रिटिसिज्म में नहीं जाएंगे, हमको ये लिखना है पेपर में, हमें लिखना है, जो पढ़ेगा वो कहेगा हाँ भाई इसको पता है, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन पर लिमिट लगाई 2 लाख, वो लिखने की जरूरत नहीं है 2 लाख, मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, मैं चाहता तो लिख देता, लेकिन डेटा याद रखने की जरूरत नहीं। कैश ट्रांजेक्शन पर लिमिट लगा दिए, 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। कैश डोनेशन पर लिमिट लगा दी, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आए, डीबीटी लेके आ गए, जीएसटी लेकर आ गए हो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को अमेंड कर दिया, बहुत है। इसमें आप एक लाइन लिख सकते हो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 हैज बीन अमेंडेड, वो समझ जाएगा क्यों अमेंड किया गया। तो वहां पे ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है कि वहां पे आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लग जाओ। आपको फाइनली गवर्नमेंट के साथ ही काम करना है, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। पानी में रह के मगरमच्छ से वैर नहीं कर सकते हो। मान लो आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख दिया, सेडिशन लगा दिया आपने, फिर आप 7 साल के लिए जेल चले गए, 7 साल बाद आप इनोसेंट प्रूव हो गए, नॉट गिल्टी प्रूव हो गए, लेकिन 7 साल तो आपके बर्बाद हो गए। उस बीच पता चला अगर आपकी शादी वादी भी हो गई तो पता चला कि आपकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, या फिर मान लो शादी वादी नहीं हुई, आप आए तो उसका ओवर एज हो गई, कोई जॉब करने लायक नहीं रहे, समाज भी आपको उसी नजर से देखे, क्यों पंगे लेने पाते। या तो फिर पॉलिटिक्स में जाना है तो ऐसा करो, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का मतलब नहीं। फिर आप फेमस हो जाओगे, सेडिशन लगती, फिर अपोजिशन पार्टी के पास चले जाओ, टिकट दे देंगे आपको। पॉलिटिक्स में जाना तो अच्छा तरीका है, उल्टा सीधा बोलो, सेडिशन लगवा लो, फेमस हो जाओ, न्यूज़पेपर में आ जाओ, बाद में इलेक्शन लड़ लो। बहुत से लोग हैं ऐसे, कन्हैया कुमार को देखो, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है कैशलेस इकोनॉमी, लेकिन एक शांति की जिंदगी जीने का अलग ही है, ठीक है। अगर आप आईएएस भी बनते हो तो भी आप इलेक्शन में जा लड़ सकते हो, आराम से बन सकते हो, तब ज्यादा आसान है।
आप अपनी जॉब करो आईएएस की, जब लगे कि अब नहीं है तो चले जाओ। जैसे एक ओपी चौधरी है, उन्होंने अपनी छोड़ दी आईएएस की। बहुत लोग आईएएस छोड़ देते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए छोड़ देते हैं, कुछ लोग कोचिंग में पढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, सारा खेल किसका है? नेम एंड फेम। आपको आईएएस में नहीं मिल रहा, वो तो पॉलिटिक्स में चले जाओ। आपको पॉलिटिक्स में नहीं मिल रहा तो कहीं और चले जाओ। बिजनेसमैन हो, बिजनेस में नहीं मिल रहा तो पॉलिटिशियन बन जाओ। कुछ नहीं मिल रहा तो फिल्म प्रोड्यूस कर दो, खुद ही एक्टर बन जाओ, बाबा रहीम की तरह, राम रहीम की तरह। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ कैशलेस इकोनॉमी क्या है? पहला, इट विल बूस्ट द इकोनॉमी। ठीक है, बूस्ट करेगी भाई, सब चीजें ऑनलाइन होगी, बैंकों के पास पैसा आएगा, बैंक आपके आगे लोन देंगे। ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी का मतलब क्या है? ज्यादातर पैसा बैंक्स के पास रहेगा, तो बैंक्स आगे लोन दे पाएंगे। ठीक है, कैश फ्लो कम रहेगा, तो करप्शन नहीं होगा, टैक्स इवेजन कम होगा, सब ऑनलाइन है तो ब्लैक मनी रिड्यूस हो जाएगी, गवर्नमेंट को पता रहेगा कि किसने किसको ट्रांजेक्शन किया, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी। और आपको पता है ट्रांजेक्शन कन्वीनियंट होते हैं कैशलेस सिस्टम। आप कहीं गए, आपने 21 रुपए का खाया तो 21 रुपए आप पे कर दोगे, नहीं तो खुला ढूंढो, पहले उसको दो, नहीं उसके बाद नहीं तो कहीं और से छुट्टा लेके आओ। ठीक है, तुरंत आप पे कर दोगे। और आजकल कोरोना में तो ऐसा है कि नोट आपने दिया, पता चला वो इन्फेक्टेड है पर्सन, उसने आपको वो पैसा दिया, फिर आप सब पैसों को सैनिटाइज थोड़ा करते फिरोगे। तो ट्रांजेक्शन कन्वीनियंट होते हैं, आप कभी भी कहीं भी किसी को भी पे कर सकते हो। ठीक है, कितना ही पैसा। नहीं तो आपको कैश में क्या है, निकालो, फिर कैश में दिक्कत ये है उसको बचा के रखो, चोरी ना हो जाए, गिर ना जाए, गिनो। वहां गिनने विनने की जरूरत नहीं। फिर बजट डिसिप्लिन प्रमोट करेगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो स्कीम्स में कितना पैसा गया वो सब भी आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका लीकेज नहीं होगा, बजट में जो भी चीजें आपकी बोली गई है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी। फिर फेक करेंसी, अगर सब कुछ ऑनलाइन है तो जब कम करेंसी प्रिंट करोगे तो फेक करेंसी आपकी कम होगी। ठीक है, प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी करेंसी की, आरबीआई की प्रिंटिंग कॉस्ट काफी होती है। और नेशनल सिक्योरिटी एनहांस करेगा। अभी जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा यूज होता है, करप्शन वाला होता है, वो आपका किसके लिए यूज होता है? टेरर फाइनेंसिंग के लिए। तो ये आपके कैशलेस सिस्टम के बेनिफिट्स याद रखना है। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 9 है। 9 में से अगर 5 भी लिख दोगे पेपर में तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो ये अपने आप में खुद सब चीजें क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। रीजन 9, दैट इज योर कैशलेस इकोनॉमी। ठीक है, तो कैशलेस इकोनॉमी में पूरा आपका ये। ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी। अब एनपीसीआई, एनपीसीआई कब बना? आपका 2008 में। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ आगे आपका एनपीसीआई डिटेल में। ठीक है, हमारे काम का इतना नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए स्लाइड डाली है, वो आपने खुद पढ़नी है। बताता हूँ कौन सी पढ़नी है, उसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कल पूछ सकते हो। 2008 में बना, ये इंपॉर्टेंट है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका प्रॉफिट अर्न करने का कोई मोटिव नहीं है। इसका मेन मोटिव है डिजिटल सिस्टम प्रमोट करना। ये आपका कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, यानी ये भी एक कंपनी है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसको ओन कौन करता है? बहुत सारे बैंक्स हैं, वो मिलके इसको चलाते हैं। ठीक है, ये अकेले बैंक, एक बैंक का नहीं है, बहुत सारे बैंक ने मिलके बनाया। कौन कौन से बैंक है वो आगे दिया हुआ है, वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रमोट कौन करता है इसको? आरबीआई प्रमोट करता है। ठीक है, बहुत सारे बैंक्स का इसमें स्टेक है, अकेला एनपीसीआई में एक बैंक ने नहीं बनाया, आरबीआई ने नहीं बनाया। आरबीआई इसको प्रमोट करता है और बाकी बहुत सारे बैंक है, उन्होंने मिलके इसको बनाया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बैंक्स का स्टेक है। कौन कौन से बैंक है वो आगे पढ़ लेना, अगर पेपर में आएगा नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर क्या है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई क्या होता है? क्योंकि ये वर्ड भी यूज हुआ है पेपर में, ये भी नहीं पूछेगा लेकिन ये यूज हुआ है। यूपीआई किसने बनाया? आजकल डेट में आप देखो यूपीआई से पे करते हो आप, सारा फोन पे हो या कोई भी हो, भीम ऐप वगैरह सब यूपीआई। एक यूपीआई आईडी होती है आपकी, उसके थ्रू आप सब कुछ लिंक्ड होता है। तो इसको डेवलप किसने किया? एनपीसीआई ने, फैसिलिटेटिंग इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। The interface is regulated by RBI and works by instantly transferring funds between two bank accounts on a mobile platform. तुरंत ट्रांसफर करता है पैसा यूपीआई। यूपीआई किस पे बिल्ट है? आईएमपीएस पे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसलिए यूपीआई में पैसा तुरंत ट्रांसफर होता है। एनईएफटी और आरटीजीएस जैसा नहीं है, पहले होता था उसमें टाइम लगता था।
Being a digital payment system, it is available 24/7 and across public holidays. आप संडे को जाओ, मंडे को जाओ, आप सैटरडे को जाओ, कोई पब्लिक हॉलिडे हो, गांधी जयंती हो, आप जाके खाना खाओ, पे करो, सीधा यूपीआई से पे कर सकते हो। एनईएफटी आरटीजीएस नहीं करते काम, तो यूपीआई आपका 24/7 चलता है, 24/7, ठीक है, 7 दिन 24 घंटे। अनलाइक, और पहले क्या होता था, जो आपके वॉलेट होते थे पहले वाले, उनमें क्या होता था, पहले आपको उस वॉलेट में पैसा रखना पड़ेगा, फिर उसको यूज करते थे। लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं है, यूपीआई डायरेक्ट आपके बैंक से डिडक्ट कर देता है, ये भी खास बात है इसकी। तो अनलाइक ट्रेडिशनल मोबाइल वॉलेट्स which takes a specified amount of money from user and stores it in its own account, ठीक, जैसे पेटीएम करता था। यूपीआई withdraws and deposit funds directly from the bank account whenever a transaction is requested। जैसे फोन पे है, फोन पे में मेरे को पैसा रखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली अपने बैंक से ट्रांसफर हो जाता है मेरे से। जबकि जो आपके पहले के मोबाइल वॉलेट थे पेटीएम वगैरह, उनमें आपको क्या रखना पड़ता था, पैसा, वही पैसा आप यूज कर सकते थे। लेकिन यूपीआई में क्या है, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, तो बहुत फास्ट है इसमें, और आपको मोबाइल वॉलेट में पैसा भी नहीं रखना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूपीआई। यूपीआई में आपको क्या याद रखना है, आईएमपीएस यूज करता है, 24/7 अवेलेबल होता है, और ट्रेडिशनल मोबाइल वॉलेट से डिफरेंट है, इसमें आपको पैसा रखने की जरूरत नहीं है। और कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। यू कैन गेट ए क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में, 3-4 स्टेटमेंट लिखा होगा यूपीआई के लिए, और पूछेगा इनमें से कौन से करें। तो इतना आपको एक बार पढ़ लेना। किसने बनाया, एनपीसीआई। अब देखो एनपीसीआई ने, ये भी एनपीसीआई ने बनाया, भीम ऐप भी एनपीसीआई ने बनाया। तो एनपीसीआई ने बहुत सारे काम किए, एटीएम्स को भी यही लिंक करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, शेल कंपनीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग अभी है। तो शेल कंपनीज और मनी लॉन्ड्रिंग देख लेते हैं। आप, हम समझ तो चुके हैं कि शेल कंपनीज का यूज होता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, लेकिन पेपर में अगर आपसे शेल कंपनीज पूछ ले और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कैसे यूज होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन आपको पता ही है। मनी लॉन्ड्रिंग इज ए प्रोसेस वेयर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग एक्सेट्रा आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अपरेंटली लेजिटिमेट मनी और अदर एसेट्स, ठीक है। इलेजिटिमेट को किस में कन्वर्ट करते हो, लेजिटिमेट में, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में, ठीक है। शेल कंपनीज क्या होती है, शेल कंपनीज इज ए मेजर मींस अडॉप्टेड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। These are fake companies which exist just to launder the money. It is an organization without active business operations or significant assets. ये हम देख चुके हैं पहले भी। This is the definition of shell companies. They are paper companies. अब देखो, पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा आप ये सब कुछ लिख पाओ। आपको वहां पे क्या लिखना है, Shell companies are paper companies or fake companies used for money laundering. They are organization without significant assets or active business operations. ठीक है, कोई एसेट नहीं होते हैं, ऐसे ही आपने एक कंपनी बना के रख दी, ठीक है। अब शेल कंपनीज का कैसे यूज होता है, देखो इश्यूज क्या है शेल कंपनीज के साथ, ठीक है। पहला क्या है, यूज्ड फॉर राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स, देख चुके हैं हम। राउंड ट्रिपिंग वाला आपको बताया था मैंने, एग्जांपल शेल कंपनीज बनाई थी, टैक्सेस बचाने के लिए और ब्लैक मनी को आपकी पार करने के लिए, ब्लैक मनी को, ठीक है, वाइट करने के लिए। बैंक्स को चीट करते हैं ये शेल कंपनीज बना के, और वो ले लेते हैं लोन, ठीक है। फिर लॉन्डर्ड मनी वो किसके लिए होती है, इलीगल एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए यूज होती है, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इससे वीक होते हैं। फिर आपका कल्चर ऑफ टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा बढ़ता है इससे, और ये इकोनॉमी को आपकी को डिस्टेबलाइज करती है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपके जितने भी बैंक है, आरबीआई है, ठीक है, या फिर आपकी पूरी कंट्री है, वो सब वीक होते हैं, उसके पास टैक्स में पैसा नहीं होता है। जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो वीक हो जाते हैं। दीज आर इश्यूज विद शेल कंपनी। लेकिन अगर इन सबको मैं सम अप करूं, तो सम अप करके यही है कि शेल कंपनीज आर यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। उसमें सब कुछ आ जाएगा, सारे पॉइंट उसमें आ जाएगा, राउंड ट्रिपिंग, ये सब कुछ, टैक्स इवेजन सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके इश्यूज विद शेल कंपनीज, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आपके स्टेप्स क्या लिए गवर्नमेंट ने शेल कंपनीज को
ठीक है, कर्ब शेल कंपनीज। तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कर्ब शेल कंपनीज। तो कौन कौन सी स्टेप्स है देख रहे हैं। पहला तो फ्रीजिंग दी बैंक अकाउंट ऑफ शेल कंपनीज। हमें जो भी शेल कंपनीज पता चलती है उनके हम बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। लाखों हजारों के कर चुके हैं, हजारों शेल कंपनीज के कर चुके हैं। ठीक है, फिर जो शेल कंपनीज है उनको आरबीआई डी रजिस्टर कर देता है और उनको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उन पर एक्शन लिया जाता है। फिर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, जो भी प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व है इस तरह की शेल कंपनीज बनाने में, उन पे एक्शन होता है। ठीक है, फिर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, जेल हो सकती है 7 साल तक, और जितना टैक्स बचाया वो टैक्स देना पड़ेगा। फिर केवाईसी नॉर्म्स हमने स्ट्रिक्टर कर दिए, देखा था हमने पार्टिसिपेटरी नोट्स में भी। केवाईसी नॉर्म जितने स्ट्रिक्टर होंगे उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, फिर एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनाई गई है, इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री के लोग इन्वॉल्व है, जो आपके इलीगली ऑपरेटेड शेल कंपनीज और पॉन्जी फर्म्स को, ठीक है, पॉन्जी फर्म्स को पहले पता करते हैं कौन कौन सी, और फिर उनको उन पे एक्शन लिया जाता है। पॉन्जी फर्म्स क्या होती है? पॉन्जी फर्म्स भी ऐसी होती है, चिट फंड नहीं होती, चिट फंड, चिट फंड स्कीम। जैसे शारदा हुआ था, शारदा वाला केस हुआ था बंगाल में। उसमें क्या होता है, लोग आपसे, क्या होता है पॉन्जी फर्म्स क्या होता है, मैं भी शुरू कर सकता हूँ। जैसे कैसे शुरू होगी, मैं क्या करूँ, इसको हटा रहा हूं। क्या करूँ मैं आप लोगों से बोलूं, एक मैं फर्म यूज करूं, कोई भी, मान लो मैं गौतम चिट फंड स्कीम यूज करूं। ठीक है, मैं क्या करूं, आप लोगों से बोलूं कि आप लोग मुझे 1000 रुपए दो, 1 महीने के बाद आपको 1000 के 1100 रुपए मिले। आपने दिए, आपको 1100 रुपए मैंने दे दिए। फिर आपसे मैं बोलूंगा आप मुझे 10,000 रुपए दो, मैं आपको 11,000 रुपए दूंगा। आपने 10,000 रुपए दे दिए। फिर मैं बोलूंगा आप 1 लाख दो मुझे, मैं आपको 1.1 लाख दूंगा। आपने मुझे 1 लाख दिए, मैं लेके भाग गया आपके सारे। इस तरह से चिट फंड स्कीम काम करती है। यहाँ पे क्या है, ये रेगुलेटेड नहीं होती है, तो इनका भी जैसे शारदा चिट फंड स्कैम में ऐसा ही हुआ। तो ऐसी मैं भी, क्योंकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो, पहले आपका ट्रस्ट जीतना है, अगर नहीं भी करते तो पहले आपका ट्रस्ट जीतना है इस तरीके से, और फिर जब आप ट्रस्ट करने लगे तो आपसे ज्यादा पैसा लिया और लेके भाग गए। तो ऐसी जो है ये भी ना हो, इनको पॉन्जी स्कीम्स वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो इन पे भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी लोगों का बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर शेल कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल ये खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है। क्या है? बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके बाद आपका रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट है। फिर ये आपको खुद पढ़ना है, ये मैं स्लाइड भेजूंगा, एनपीसीआई। एनपीसीआई के बारे में, एनपीसीआई ने जो जो किया है वो सारी चीजें हैं इसमें, ये आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको टैक्स में बताऊंगा एक कैलकुलेशन करके कि किस तरीके से टैक्स लगता है, ये कैलकुलेशन है। ठीक है, उसके बाद हम बजट देखेंगे, जो हमारा एक एक दो चीज और है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वो देखेंगे, और ब्लैक मनी एक्ट देखेंगे। ठीक है, वो वैसे ही देख लेंगे, उनकी स्लाइड्स बनाने की जरूरत नहीं है। डबल टैक्सेशन की बना लेंगे, उसकी जरूरत है, वो बनी हुई है वो। ठीक है, वो यहाँ वो कर देंगे उसको कॉपी पेस्ट। तो ये सब चीजें देख लेंगे, और फिर हम बजट खत्म कर देंगे कल या परसों तक, और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ठीक है, बजट खत्म कर देंगे, उसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर क्या है, 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, आप जा सकते हो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है तो आप जाओ।